हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। अब हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में और एक नेचुरल इंडिकेटर जो कि है हमारा लिटमस। अब हम लोग इसी चैप्टर में आगे चलने वाले हैं और इंडिकेटर्स और एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पे अपनी स्मेल, अपनी फ्रेग्रेंस को चेंज कर लें। जो ऑल्फैक्टरी होता है वो बेसिकली उसका जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारे स्मेल सेंसिंग से। ठीक है जी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जैसे कि क्लोव ऑयल और वनीला। क्लोव ऑयल और वनीला दोनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब वो कैसे कि अगर तो हम लोग क्लोव ऑयल को, क्लोव होता है हमारे घर के किचन में इस्तेमाल होने वाले लौंग का तेल। अब अगर हम लोग क्लोव ऑयल को किसी बेस में मिक्स करें तो उसकी जो स्मेल है वो एज इट इज़ ही रहेगी। लेकिन अब अगर हम लोग क्लोव ऑयल को किसी एसिड में मिक्स करें तो उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आ जाता है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला भी जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब अगर वनीला को हम लोग एसिड में मिक्स करें तब तो उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अगर वनीला को हम लोग बेस में मिक्स कर दें तो उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही सप्रेस हो जाएगी। तो ये थे दो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये जो दोनों ही हैं नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल इंडिकेटर्स पे। केमिकल इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। जिन इंडिकेटर्स को आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बनाया जाए उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं। इसकी दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, फिनोलेप्थलीन सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। ये जो दोनों हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फिनोलेप्थलीन जो सोल्यूशन है एक कलरलेस सोल्यूशन होता है जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर लेता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है। अब हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में पता लग गया है। एसिड्स जो होते हैं खट्टे होते हैं, जो बेसिस होते हैं कड़वे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं उनका बर्निंग इफेक्ट होता है, जला देने वाला, और जो बेसिस होते हैं वो टच करने में सोपी होते हैं, साबुन जैसे। अब सोचिए क्या होगा अगर हम लोग एक एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर दें। बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा। अगर एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर दें तो हमारे पास हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस की वो स्टेट जिसमें ना तो वो एसिडिक रहेगा ना वो बेस रहेगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। उसका pH होगा एग्जैक्ट 7। इसीलिए एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी। ये एक एसिड और बेस के रिएक्शन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उससे मिलेगा हमें सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट प्लस वाटर। अभी तक आप लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हो जिनमें या तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है या फिर वाटर, लेकिन उनमें से कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम सिर्फ उस रिएक्शन को बोल सकते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके हमें दोनों ही प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर दोनों दें, तो सिर्फ उसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारा जो सॉल्ट होता है, बेसिकली सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है जी। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अब जैसे हम लोगों का घर में इस्तेमाल होने वाला ही नमक देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और आप लोगों के भी, क्या हर एसिड और बेस का रिएक्शन हम लोगों को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और बहुत वीक सा बेचारा बेस ले लिया।
तो जो उनका रिएक्शन होगा वो भी न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो हल्के से एसिडिक होंगे। और अगर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और बिल्कुल वीक सा एसिड ले लेना, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताइए, जब हम लोग घर में अचार बनाते हैं या फिर हम लोग बाज़ार से जब टमाटो केचप खरीद के लाते हैं, वो हमेशा ही ग्लास के बर्तनों में क्यों होते हैं? क्यों हमेशा उनको कांच के बर्तनों में ही रखा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी सॉर टेस्टिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारे अचार और हमारा टमाटो केचप, ये जो सब है ना एसिडिक इन नेचर है, इन सब का नेचर एसिडिक है। और अगर हम लोग इनको मेटल के कंटेनर्स में रखें जैसे कि ब्रास और कॉपर, उसके साथ रिएक्ट करके ये एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसीलिए खट्टी चीज़ों को हमेशा कांच के बर्तनों में रखा जाता है। ये तो बात हो गई एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन की, लेकिन ये जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ये दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी एग्जांपल ले लेते हैं मेटल्स के साथ, कि एसिड्स और बेसिस जो हैं मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड्स और बेस दोनों ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हमें देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखा आपने क्या फ़र्क है न्यूट्रलाइजेशन और इस रिएक्शन में? हमें सॉल्ट तो मिला, लेकिन सॉल्ट के साथ जो बाई प्रोडक्ट था वो वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस थी। तो एसिड और बेस दोनों ही हम लोगों को मेटल के साथ रिएक्ट करके देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन एसिड और मेटल का आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और हमने इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन आयरन फिलिंग्स के साथ। तो उस रिएक्शन में क्या हुआ था कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आयरन ने रिएक्ट किया था तो हमें प्रोडक्ट मिले थे आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो वो जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है एसिड और मेटल के रिएक्शन की। और अब हम देख लेते हैं कि बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अब बेस की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको रिएक्ट कराते हैं जिंक से। जिंक भी एक तरह का मेटल है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आए सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब याद रखिएगा एसिड्स और बेसिस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये तो होगी बात एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन की मेटल्स के साथ। लेकिन एसिड्स और बेसिस जो है मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन देंगे, तो चलिए देखते हैं। जब एसिड्स को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन में आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी कि इसमें हमें सॉल्ट और वाटर दोनों मिल रहे हैं। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग एक बहुत ही कॉमन मेटल कार्बोनेट की एग्जांपल से प्रूव करते हैं, जो कि है हम लोगों का बेकिंग सोडा। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है नेचर में। जब हमने एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो हम लोगों को क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और क्योंकि ये कार्बोनेट्स हैं तो इसके साथ हम लोगों को मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने है। अब इसी से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोग जो इनो लेते हैं ना वो कैसे काम करता है। जो इनो होता है वो भी सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से ही बना होता है। ठीक है जी, इसीलिए जब हम इनो को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत सारी झाग बनती है जी, और वो जो झाग बनती है वो तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज़ होगी। और अब ये जो सॉल्ट और वाटर है वो जब हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं तो वो हमारे पेट के एसिड से मिलके बन जाता है। तो इस तरह से ये जो इनो है वो काम करता है। और जो बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स भी बेस हैं और दूसरी तरफ तो हमारे पास है ही बेस, और बेस आपस में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये हुआ आज का हमारा लेसन एसिड बेसिस और सॉल्ट का, जिसमें हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज़ पता चली कि जो एसिड्स होते हैं सॉर टेस्टिंग सब्सटेंस होते हैं और बर्निंग इफेक्ट शो करते हैं,
बेसिस जो होते हैं बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस होते हैं और सोपी टू टच होते हैं। हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि कलर के थ्रू शो करते हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड जो है एसिड है या बेस है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे 2 एग्जांपल्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल एप्थिलिन। और तीसरी इंडिकेटर की टाइप हम लोगों ने स्टडी की थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पे अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। फिर हमने स्टडी किए एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन और साथ में पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होती है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और एसिड्स और बेसिस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ एसिड्स रिएक्शन करते हैं और बेसिस रिएक्शन नहीं करते। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर आपके फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग उसको आंसर करेंगे।